नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने एक काम अच्छा कर दिया कि जो ऑपोजिशन है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने का एक फॉर्मूला निकाल लिया और हो सकता है कि कांग्रेस मुक्त भारत भी आसानी से बन जाएगा। उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो वन नेशन वन थ्योरी लेके आएंगे। अब होता क्या है इसमें कि सारा साल हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई इलेक्शन आते हैं। मोदी जी कभी इस रैली से निकलते हैं दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। उससे कितना टाइम वेस्ट होता है ये आपके सामने है। लाडू जी बड़े आराम से एक वन नेशन वन थ्योरी के ऊपर काम करते थे। सारा टाइम सोते रहते थे। गुलाब लगाने के लिए आदमी को गाड़ी में भेजा जाता था, आराम से लेके आता था। नेहरू जी 12 बजे उठते थे, 2 घंटे में तैयार होते थे, फूल लगाते थे और कंट्री में सारे हिंदुओं को फूल बनाते भी थे। अब उन्होंने आज वो गए, सारा सिस्टम चेंज करके अपने साथ ही ले गए। ऊपर ऊपर नहीं लेके गए, ऊपर तो हिंदू जाते हैं, ये तो कबर में जाते हैं। तो वो कबर में अपने साथ सब कुछ ले गए और इतना बड़ा राजघाट बना भी, राजघाट के साथ उन्होंने अपनी कबर बना भी ली। अब इसको सारे को चेंज करने में मोदी जी ने पहल करी। आपको लगेगा यार इतनी छोटी सी चीज है, भाइयों और बहनों इतनी छोटी नहीं है, इसलिए मोदी जी ने किया है। और उनका जो एसी है मंजरी जी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगी कि ये मामला है क्या, अब ये जेपीसी में भेजा क्यों गया है, अब इसके बाद होगा क्या। और कुछ देख रहा हूं मैं, कुछ नेता ऐसे हैं ऑपोजिशन में जिनके सुर चेंज होने शुरू भी हो गए हैं। अब ये सुर जो है चेंज कैसे हो गए, ये तो बीन बजाने लगे हैं। और बीन भी जो है उसकी आवाज में भी जय श्री राम के नारे ही मुझे सुनाई देते हैं। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी ये जो जेपीसी में गया है मामला वन नेशन का, ये अब क्या रंग लाएगा और क्या ऑपोजिशन के पैरों से जमीन खिसकाई जाएगी? झूठ बोल करके सारा समय वितंडावाद करके और जनता में भय स्थापित करना इनकी अकेली राजनीति यही है। तो जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन पे आप आइएगा, देखिए हर 6 महीने पे बड़े चुनाव है और छोटे छोटे चुनाव तो साल भर चलते रहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने ये सब बदलने की शुरुआत की थी कि हर एक को 5 साल का वक्त मिलना चाहिए। यहां से ये बदलाव आया। मान लीजिए कि एक इलेक्शन हुआ, उसके बाद किसी कारण से बीच में दोबारा इलेक्शन कराना पड़ गया, तो अब उसको 5 साल का मौका देना चाहिए। इसके कारण धीरे धीरे जो सारे चुनाव एक साथ शुरू हुए थे स्वतंत्र भारत में, वो सब जो है शिफ्ट होते गए और शिफ्ट होते होते ये हालत आ गई अब कि सारा समय चुनाव चलते हैं। अब उसके लिए सारा समय चुनावी रैलियां होती हैं जिसमें बहुत सारा धन बर्बाद होता है। फिर उसके लिए जो है सेंटर से आप प्रधानमंत्री हैं, आप जाएंगे, पूरा अमला लगेगा, इलेक्शन कमीशन लगेगा, ये सब लगेगा। तो एक बहुत खर्चीला और सरदर्द वाला काम हो गया। विपक्ष को कोई काम नहीं करना है, तो सारा समय उसके झूठ की दुकान और पत्रकार उनके मुंह में माइक लेकर के घुसे रहते हैं। तो सर हर समय झूठ चलता रहता है। सेकेंडली, आपने कोई भी काम किया, विकास का काम तो करेंगे ना, सरकार में बैठे हैं। तो ये होगा, ये बंगाल इलेक्शन से पहले आपने रिश्वत दी है, ये पंजाब इलेक्शन से पहले दी है, ये इससे दी है। तो एक बड़ा सरदर्द इस बात का हो गया कि भाई काम करें या खाली इलेक्शन देखें। और विपक्ष के पास करने को तो कुछ है नहीं, उसको तो खाली इलेक्शन की राजनीति देखनी है। तो इसके कारण विपक्ष जो है बैकफुट पे है। अब आज जयराम रमेश ने एक वक्तव्य दे दिया कि मोदी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं ला रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, उसके बाद कानून को बदलेंगे, अंबेडकर का कानून हटाएंगे और मनुस्मृति ले आएंगे। अब ये इनको, इनके दिमाग में कौन सा कीड़ा रेंगा है जिसने इनको ये बता दिया है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा नहीं। पूरे जो सेशन चल रहा है सत्र में, वो एक ही चीज कह रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर का ओरिजिनल संविधान वो लागू करेंगे। उसमें जो कुछ भी इमरजेंसी के खिलाफ या धोखे से या जैसे मतलब बहुमत था आपका, आपने गैर संवैधानिक चीजें उसमें 35A जैसी शाहबानो वाली केस को उलट करना, ये सब जो आपने अंदर उसको एंट्री दे दी है जिससे संविधान अपने मूल तत्व से अलग हो गया, उसको हटा देंगे। हम ओरिजिनल संविधान को लागू करेंगे और यही चीज कांग्रेस होने नहीं देना चाहती। जब अंबेडकर जी जीवित थे, नेहरू ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उनको हराने के लिए,
उनको अपमानित करने के लिए। अब जब अंबेडकर जी दिवंगत हैं, तब नेहरू की औलादें इस काम में पूरे मनोयोग से लगी हैं। वो अंबेडकर जी के काम को शुद्धता पूर्वक लागू ना हो, इसके लिए कोई भी दंड, कोई भी फंदा, कोई भी झूठ, कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाना पड़े, उस पे लगे हुए हैं। मोदी जी जैसा चाहते थे वो इस सत्र में इस बिल को लेके आए हैं, चर्चा पे जाएगा, हर एक की सुनी जाएगी। ये नहीं कि हम लेके आए, हमारे पास मेजोरिटी, हमने पास करा दिया। कांग्रेस का रिकॉर्ड है, बिल टेबल हुआ और पास होने में 5 मिनट लगे, दूसरे को ठीक से पता भी नहीं चल पाया कि बिल क्या है, और बिल पास हो गया। जैसे वो कई बिल तो रिजेक्ट हो गए, थैंक गॉड, जैसे 1991 का वो जो लेके आए थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो ये पास हो गया, ऐसे ही पास हुआ, असंवैधानिक बिल है। और ये दंगे वाला जो बिल लेके आ रहे थे कि जिम्मेदारी हमेशा बहुसंख्यक समाज की होगी, वो थैंकफुली वो बिल पास नहीं हो पाया। तो इनका ये जो है, अपनी वोट बैंक के हिसाब से कांग्रेस संविधान में संशोधन, या ये कहें कि संविधान को मलिन करती रही है, गंदा करती रही है, उसको अपनी ओरिजिनल प्योर स्पिरिट में लाने के लिए मोदी जी कार्यरत है। तो जब संविधान लागू हुआ था तो पूरे भारत में पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक का एक ही चुनाव होता था। उसी सुर पे ला रहे हैं कि भाई एक बार इलेक्शन हो गया, अब सब लोग अपने अपने काम पर लगो। अब अगर मैं कोई नीति लेके आ रहा हूं तो वो किसी इलेक्शन से पहले नहीं है, ना पंजाब को रिश्वत देनी है, ना बंगाल को देनी है, ना तमिलनाडु को देनी है, भारत के विकास के लिए लेके आ रहा हूं और उसे उसी स्पिरिट में देखना चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण विरोध हो रहा है वो ये है, विपक्ष क्या करेगा। अभी तक हर चीज का विरोध करके विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा था। अब विपक्ष अगर विकास का विरोध करेगा तो पोल खुल जाएगी, इनको वोट नहीं आएंगे। अगर विकास का समर्थन करेगा तो विपक्ष किस काम के, वैसे ही ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो चुप रहेंगे तो इनके पास कोई माइक लेके नहीं आएगा, विरोध में बोलेंगे तो जनता इनके पास नहीं आएगी, और पक्ष में बोलेंगे तो मोदी जीत गए। इसलिए मनुस्मृति ला रहे हैं, इसलिए उनको दर्द इस बात का नहीं है। कांग्रेस को कोई विकास का कार्य करना नहीं है 5 साल। अच्छा, अच्छी नीति का विरोध करना है, जैसे रफाल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, लेकिन उसमें इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। भाई हम रिश्वत लेते थे तो हम मान लेंगे सारे रिश्वतखोर है, यही तो फंडा था, इसके तो आगे कोई नहीं था। तो सारे विकास के कार्यों को रोकना और अपनी बपौती, अपनी सीनियरिटी, अपनी इलीटनेस दिखानी है कांग्रेस की और ज्यादातर विपक्ष की, केवल यही राजनीति है। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अखिलेश यादव के पास नहीं है, ममता बनर्जी के पास नहीं है, राहुल गांधी के पास नहीं है, आप अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, स्टालिन के पास नहीं है, कहीं भी देख लीजिए कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई वैलिड सहयोगी इनपुट नहीं है कि ठीक है आप ऐसे कर लीजिए तो फायदा हो जाएगा। उनके पास कोई धारा, दिशा, नीति कल्याणकारी नहीं है। हाँ, अगर डिस्ट्रक्शन करना हो तो दे आर एक्सीलेंट ब्रेव्स, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना तो उनके पास कोई नीति नहीं। आपने बोला कि ऑपोजिशन 5 साल करेगा क्या? भाई सोरोस को जाके मिलेंगे, उससे डायरेक्शंस लेंगे कि अब तुमने कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है। तो 5 साल ये जो मेहनत करते हैं, सोरोस को जाकर मिलकर आते हैं। अब तो ये भी पता लग गया है कि उसकी राहुल गांधी की जो फॉरेन की ट्रिप्स है वो भी सोरोस ने फंडिंग करी है। वही जो सैम पित्रोदोष बैठा है अमेरिका में, उसने पैसे लिए हैं सोरोस से और ये सारे काम किए हैं। पहली बात यह है कि इनके पास मुद्दा जो है काम करने का तो बहुत है, बार बार जाएंगे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में और भारत के खिलाफ वो बोलेंगे, करते रहने दीजिए, पहली बात। दूसरा, ये जो देखते हैं अब राहुल गांधी को कि ये आजकल बड़ा लाल रंग की कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने देखा कि पहले बुक बड़ी बड़ी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जा रही है, उसका साइज छोटा हो गया है, तो वो लेके फिरते हैं। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात आती है कि मोदी जी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मोदी जी आप ही की भाषा बोल रहे हैं तो कहते नहीं, हम ये अलाउ नहीं करेंगे।
तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं राहुल गांधी के, एक तो ये 5 साल क्या करेंगे मैंने बता दिया, और वहां से अच्छी क्वालिटी का कुछ सूंघने वाला सामान भी लेकर आया करेंगे। तो ये जो काम तो हमने दे दिया कि भैया तुम कभी यूके जाओ, कभी अमेरिका जाओ, वहां पे पहले भी तो पकड़े गए थे एक बार एयरपोर्ट पर, अभी भी दोबारा से वही काम करते रहना। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई ले जाते हैं, इन दोनों को आप कैसे देखती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई ये नहीं दे सकते क्योंकि इन्हीं के खानदान ने कॉन्स्टिट्यूशन में गलत सलत अमेंडमेंट्स किए। और ये जो लाल किताब लेकर के घूमते हैं जिसके पन्ने खाली हैं, बेसिकली ये डोनेशन है कि संविधान मेरी जेब में है और उसको वहीं रहने दो। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल संविधान है इनके दोनों हाथों से नहीं उठेगा, इतना बड़ा ग्रंथ है, पॉकेट में कहां से आ सकता है? तो ये वो है कि मैं गांधी परिवार से हूँ, इलीट हूँ, सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। उस प्रिविलेज की इज्जत करो, संविधान मेरे जेब में है। अब रहा सोरोस से मिलना, 5 साल सोरोस से मिल रही है, चलो रोज मिल लो, वहीं जाके उसकी गोद में बैठ जाओ। लेकिन यहाँ आके क्या करोगे? तुम्हारे पास अमला है नहीं। ज्यादा अभी आपने महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या देखा? बीजेपी एनडीए जीत गया। अब शरद पवार की एनसीपी क्या कह रही है? भैया दोस्ती कर लो मोदी से, हमारा करियर बच जाएगा। पटोले क्या कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी माफ कर दो यार, अंदर आ जाने दो, क्योंकि अगर एनडीए में नहीं है तो करियर फिनिश है। उद्धव ठाकरे तो आज साष्टांग दंडवत करके फडणवीस के चरणों में लौट के बुद्धू घर के चले गए। तो सबको मालूम है एनडीए में नहीं रहोगे, बीजेपी में नहीं रहोगे तो करियर फिनिश है। और इसके ऊपर सोने से ये तब है जब हर 6 महीने पे 7 महीने पे बड़े बड़े चुनाव हो रहे हैं, आपको प्रेस में जाने का, चेहरा दिखाने का मौका मिल रहा है। अब 5 साल में एक बार इलेक्शन आएगा तो 5 साल तो अब जनता की स्मृति से गायब हो जाएंगे ना। अब आप सोरोस को मिले या उससे भी किसी ज्यादा नेगेटिव व्यक्ति को मिले, करेंगे क्या? माइक कैमरा आपके आप से गायब हो गया। अब अगर आप कुछ गलत करेंगे तो सारी दुनिया आपको गाली देगी, और कंस्ट्रक्टिव आपको आता नहीं, वहां पर आप बालक बुद्धि हैं। तो अब क्या करेंगे ये? तो इनकी राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए ये शोर मच रहा है। मिलो सोरोस से किसी ने नहीं रोका, फ्लाइट की टिकट हम करा देते हैं। नहीं, उसको मिलने के लिए तो फ्लैट के पैसे तो ये उसी से लेते हैं, ये अपनी जेब से पैसे लगाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो खर्चा नहीं करती है, हर एक चीज उनको फ्री ही चाहिए। मैं और इसके ऊपर इलेबोरेट नहीं करना चाहता। संभल में हमने देख लिया, जो खंभे थे बिजली के इन्हीं के घर के अंदर ही थे, वहां से फ्री पे बिजली भी ले ही रहे थे वो। लेकिन मंजरी जी, ये जो सारी सपा ये लेके बैठ गए हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करने देंगे। ये जो थ्योरी है, आपको नहीं लगता कि जैसे आपने बोला अभी कि महाराष्ट्र की इलेक्शंस के बाद एक ही पार्टी रह गई है बीजेपी, बाकी सब खत्म होती दिखाई देती हैं या मर्ज होती दिखाई देती हैं बीजेपी के अंदर। अब अमेरिका में ट्रंप जीता है, वहां पर भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहां पर वन पार्टी सिस्टम ही रह जाएगा, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में एक पार्टी ही होती है। अमेरिका में भी सिर्फ रिपब्लिकन रह जाएंगे, डेमोक्रेट्स खत्म हो जाएंगे। भारत में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, केजरीवाल की औकात नहीं है, बाकी सब अपने स्टेट से बाहर, उनकी कोई धाक ही नहीं है, तो वन पार्टी सिस्टम यहाँ पे भी हो गया। आपको लगता है कि ये भारत के लिए अच्छी चीज है अगर वन पार्टी सिस्टम हो जाएगा? वैसे तो कांग्रेस मुक्त भारत मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट वन पार्टी सिस्टम इज इट गुड? क्या बुराई है? जब बाकियों का काम देश का विनाश करना है, उसको खंड खंड करना है, तो फिर अगर एक जना देखिए, आप स्केप्टिकल होना अच्छी बात है, ओवर स्केप्टिकल होना बुरी बात है। मोदी देश का विकास कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों ने खुद ही चूज करके रखा है कि नेक्स्ट इन लाइन योगी है, किसी ने अनाउंस नहीं किया। ये जनता का फैसला है, ठीक है? जनता का फैसला है कि अगले प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। तो जनता कुछ देख करके योगी को बना रही है। अब विपक्ष की औकात नहीं है, हम ढूंढ ढूंढ करके पकड़ पकड़ के विपक्ष बनाए। चोर को पहले छोड़े जेल से कि जाओ तुम चुनाव प्रचार करो, तब हम तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़े तो जीते। ये तो मार मार के बारात निकालने वाली बात हो गई ना। कि दूल्हा नहीं तैयार है तो भाग जाने दो भाई। तो यही हालत विपक्ष की है ना, उनके पास कोई नीति है ना निर्देश है। पकड़ पकड़ के विपक्ष बना करके 24 का चुनाव लड़ा गया है, फालतू में सीट दे के जिताया गया है कि भैया बने रहो दादा, लोकतंत्र का सवाल है। अब अगर एक पार्टी सिस्टम आ रही है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, किसने विरोध कर लिया ये बताइए?
किसी कोई ने नहीं नहीं। करता ना। तो अगर अच्छा, यूएस में ये कहते हैं लोकतंत्र है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड करता है, वोटिंग तो उनके यहाँ अभी भी काउंट हो रही है, लेकिन डिक्लेयर हो गए ना इलेक्टोरल कॉलेज के कारण ट्रम्प की वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। तो लोकतंत्र है कहाँ, इसको बचाओगे? उसका ड्रामा चल रहा है हर जगह। यहाँ राहुल को जबरदस्ती विदेशी ताकतें सत्ता में बैठाना चाह रही है, ये क्या लोकतंत्र है? ठीक है, फॉरेन से फंडिंग लेके, फॉरेन से एजेंडा लेकर के जो विपक्ष चल रहा है, वो लोकतंत्र तो नहीं हो सकता। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आप बताइए, पहले इलेक्शन में जिसमें नेहरू जी को निर्वाचित किया गया था, वही फ्री एंड फेयर नहीं था। तो जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी नहीं है, लोकतंत्र एक्चुअली में होना नहीं है, तो उसको बचाने के लिए की जाने वाली इतनी कवायद क्यों? छोड़ दो यार। देखिए मंजरी जी, आपने बोल दिया कि पहले जो इलेक्शन थे राहुल जवाहरलाल नेहरू वाले, वो भी फेयर एंड फेयर नहीं थे। मैं कहता हूं बिल्कुल फेयर थे, क्योंकि उन्हें अंडा मिला था। तो उन्होंने बोला देखो जी, मैं तो खुद, आपको पता है मैं तो डिक्लेयर्ड अंडा हूं, अंडा ही दिया है इन्होंने, दैट मीन इन्होंने मुझे ही, इन्होंने अंडे के ऊपर मोहर लगाई है। तो आप समझिए, वो इस तरह से नेहरू जी ने सबको कन्विंस कर दिया कि मुझे अंडा मिला है, मैं तो दिमाग से भी अंडा ही हूं, तो देखिए इन्होंने मुझे ही मोहर लगाई है। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो पहले इलेक्शन थे वो कोई गलत थे। जैसे ये फैमिली है वैसे ही इनको वोट भी मिले थे। बट आपने एक वर्ड और यूज किया कि विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है। मैं तो बोलूंगा नियत भी नहीं है। नियत के साथ नीति बनती है, ना नीति है ना नियत है भारत के लिए कुछ करने की। नियत एक ही है, भारत को खंडित करना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत को खंडित करने की ही नियत है और नीति भी वही है। इसलिए हम भी इन्हें नकारते जा रहे हैं और नकारना जरूरी भी है। और जो अभी पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए ये पॉलिसी लेकर आए हैं, ये कोई मोदी जी की कार्ड नहीं है, सोच नहीं है। ये ओरिजिनल, जैसे अभी समझाया आपने, ये ओरिजिनल संविधान के अंदर है, वन नेशन वन इलेक्शंस। और ये अच्छी बात है। इससे कांग्रेस मुक्त भारत तो एक ही इलेक्शन में हो जाएगा। बट डिपेंड्स ऑन द हिंदूस। अगर उन्हें याद रहेगा योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, एक बटोगे चीज और है, तो कटोगे। एक चीज और है, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ परिसीमन आ रहा है। इस चीज के ऊपर लोग बहुत कम जानते हैं। परिसीमन मतलब जो इलेक्टोरल वो है एरिया, वो डिफाइन किया जाएगा। हर 10 साल में रीडिफाइन होना था। और कई बार रीडेफिनेशन जो इन्होंने की है कांग्रेस ने, इस तरीके से की है कि जम्मू में जनसंख्या ज्यादा है पर वहां के वोट कम है, कश्मीर में जनसंख्या कम है, एरिया कम है, पर वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा है, और इसके कारण जो है उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा है। और लद्दाख पूरा इग्नोर था। ये मैं केवल एक राज्य की बता रही हूँ। तो इन्होंने उन एरियाज को चूज किया जहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से ज्यादा हो जाए। ये परिसीमन इन्होंने करके रखा था। अब 2026 तक नया परिसीमन आएगा जो शुद्ध रूप से जनसंख्या के हिसाब से होगा। शहरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पर जनता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर नई कंस्टिट्यूएंसी बनाने की जरूरत है। गांव में कम लोग हैं तो वहां पर ज्यादा बड़े एरिया को एक कंस्टिट्यूएंसी बनाया जाएगा। शहर जो ज्यादा सघन पॉपुलेटेड हैं, उनमें छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी होंगी पॉपुलेशन वाइज। 1 लाख की जनता के ऊपर मान लीजिए एक रिप्रेजेंटेशन होना है। तो 1 लाख गांव में मतलब 8-10 गांव मिलेंगे तब 1 लाख होगी, लेकिन शहर में एक मोहल्ले में ही 1 लाख हो जाएगी। तो इस हिसाब से परिसीमन होना है। तो उससे क्या होगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वोट्स का। उसके साथ अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो भाई साहब ये दोबारा मर जाएंगे। इनके पास कोई भी मतलब आप इनको वेंटिलेटर पे रख करके और ड्रिप लगा के भी इनको नहीं बचा पाएंगे। यही तो हम भी चाहते हैं कि इन्हें वेंटिलेटर पे रखा जाए और ये खुद बोले कि वेंटिलेटर का खर्चा बहुत है, प्लीज इसको भी बंद कर दीजिए, हम कब्र में जाने के लिए तैयार हैं। एंड हम भी पूरी इनकी मदद करेंगे इनको कब्र तक पहुंचाने के लिए।
मंजरी जी जितने ब्यूटीफुली, मुझे लगता है मोदी जी ने भी अभी सोचा नहीं होगा, जितने ब्यूटीफुली आपने मोदी जी तक पॉलिसी बता दिया है कि किस तरह से इन्हें बिना कुछ किए वेंटिलेटर पे भेज रहा है। मैंने तो कब्र तक भेज दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट्स। धन्यवाद।